इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बच्चों को बहुत 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 डर लगता है, लेकिन हम यहां पर आपको इसको हद से ज्यादा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम सिर्फ सिलेबस देखते हैं और धीरे 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 हम पहुंचेंगे सिलेबस के डिटेलिंग पे और फिर उसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे भी, लेकिन आज का वीडियो सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगा। नाउ सबसे पहले किसी भी सिलेबस के लिए एक उसकी स्कीम होती है। स्कीम मतलब क्या है? अब वो पर्टिकुलर सिलेबस आपका, वो पर्टिकुलर एग्जाम, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ये सारी डिटेलिंग हम यहां पर दिखाने वाले हैं आपके लिए। सो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पास कोड है ESC 104। ESC 104 का मतलब क्या है बच्चों? ESC का मतलब होता है इंजीनियरिंग साइंसेस, इंजीनियरिंग साइंस फर्स्ट सेमेस्टर, और ये आपका चौथा सब्जेक्ट है। उसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और यहां पर आप देख पा रहे हो कि थियरी जो है वो कितने मार्क्स की है? सो थियरी जो है वो 2 लिखा हुआ है। यहां पर जो 2 लिखा हुआ है उसका मतलब है थियरी आपकी 2 घंटे की होने वाली है। पूरे हफ्ते में बच्चों, पूरे हफ्ते में 2 घंटे की आपकी थियरी होने वाली है। लेक्चर कितने घंटे का होता है? एक लेक्चर 1 घंटे का होता है। सो ऐसे 2 लेक्चर आपके होंगे पूरे वीक में। यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिकल जो 2 घंटे आप देख रहे हैं वो 2 घंटे एट अ टाइम होगा। मतलब एक बार आप प्रैक्टिकल रूम में जाएंगे तो 2 घंटे आपको वहां पर बिताने हैं और आपको आपका प्रैक्टिकल करना है। सो यहां पर 2 जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली दिखा रहा है कि 2 घंटे का प्रैक्टिकल आपको करना है हफ्ते में। चलो आगे चलते हैं। ये ट्यूट लिखा हुआ है। ट्यूट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ट्यूटोरियल के लिए। ट्यूटोरियल इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं होता है। आगे चलते हैं। क्रेडिट असाइंड। क्रेडिट असाइंड का मतलब क्या होता है? हर सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ क्रेडिट असाइन किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हो थियरी के लिए 2 क्रेडिट असाइन किया गया। 2 का मतलब क्या है? एक थियरी 1 घंटे की होगी तो 1 क्रेडिट होगा। जैसे आपका 2 घंटे की थियरी है तो आपको 2 क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट है। 1 क्रेडिट का मतलब क्या है कि 2 घंटे का अगर प्रैक्टिकल होगा तो उसके लिए 1 क्रेडिट मिलेगा। और टोटल इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको 3 क्रेडिट मिलेंगे बच्चों। कितने मिलेंगे? 3 क्रेडिट मिलेंगे। नाउ ये क्रेडिट लेके हम करेंगे क्या? तो अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पास करते हैं तो आपको ये 3 क्रेडिट असाइन हो जाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखते हैं तो ये पूरा ब्यौरा दिया हुआ है आपके सिलेबस का रिलेटेड टू एग्जाम स्कीम। क्या क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है यूनिट टेस्ट। अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर यूनिट टेस्ट जो है वो आपके 12 मार्क के होंगे। तो यहां पर अगर आप 12 मार्क के देख रहे हैं तो मॉड्यूल 1 या यूनिट 1 और यूनिट 2 ऐसे यहां पर टोटल 5 यूनिट्स है आपके सिलेबस में। तो पहला यूनिट और दूसरा यूनिट ये 2 मिला के आपको यूनिट टेस्ट देना होगा। समझ गए बच्चे? सो 2 बार यूनिट 1 यूनिट 2 आप जो है वो एग्जाम देंगे। उसका कितने मार्क के लिए बच्चों? 12 मार्क के लिए। उसके बाद आपको दिया गया है असाइनमेंट और केस स्टडी। असाइनमेंट और केस स्टडी के लिए आपको फिर से 12 मार्क असाइन किए गए हैं। उसके बाद वहां पर आपको सेमिनार, पीपीटी, ओपन बुक टेस्ट या क्विज के फॉर्म में आपको 6 मार्क अलॉट किया जाएगा। सो टोटल अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको 30 मार्क देता है पूरे सेमेस्टर में। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो ESC लिखा हुआ है। ESC का मतलब होता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यहां पर कितने मार्क का होगा बच्चों? 70 मार्क्स का। क्या होता है ये एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन? एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जैसे आपने बोर्ड एग्जाम दिया हुआ है उसी तरीके से आप इस सेमेस्टर के एंड में एक एग्जाम देंगे। उस एग्जाम का नाम है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। आगे चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कुछ टर्म वर्क। टर्म वर्क का मतलब क्या होता है? तो टर्म वर्क के लिए आपने 12th में, आपने 11th में कुछ जर्नल की प्रिपरेशन की होगी। आपने जर्नल कंप्लीट किया होगा, टीचर को दिखाया होगा। उसी तरीके से यहां पर भी आपको अपनी फाइल बनानी होती है।
उसमें आपको अपने असाइनमेंट ऐड करने होते हैं, उसमें आपको अपने प्रैक्टिकल्स ऐड करने होते हैं, उसके लिए आपको मिलेंगे 25 मार्क। कितने मार्क्स बच्चों? 25 मार्क्स। ये सब अगर हम क्लब करेंगे तो ये बन जाएंगे 125 मार्क्स के। यहां पर ओरल प्रैक्टिकल जो है वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं असाइन किया गया है। क्लियर है बच्चों? कितने मार्क का टोटल पेपर है ये? 125 मार्क्स का। एक शॉर्ट रिकैप करता हूं, यूनिट टेस्ट जो होगा वो 12 मार्क का होगा, सेमिनार, पीपीटी, ओपन बुक टेस्ट या क्विज जो है वो आपका 6 मार्क का होगा, और असाइनमेंट और केस स्टडी वो आपका फिर से 12 मार्क का होगा। सो पूरा क्लब करके वो बनेगा 30 मार्क, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आप कितने मार्क का देंगे बच्चों? कितने मार्क का? सही जवाब 70 मार्क्स का देंगे। और पूरा अगर आप इसको देखेंगे तो ये बन जाता है 125 मार्क्स, 125 मार्क्स का बन जाता है। इसी के साथ बच्चों आगे चलते हैं कि सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में है क्या क्या। यहां पर देखते हैं तो सिलेबस में सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया है कि आपका पूरा सिलेबस 5 यूनिट में डिफाइंड है। कितने में बच्चों? 5 यूनिट में डिफाइंड है, जिसका पहला यूनिट जो है वो हम अभी अभी यहां पर देखेंगे। पहला यूनिट क्या बोलता है? पहला यूनिट बता रहा है कि फोर्स सिस्टम एंड इट्स रिजल्टेंट, इसके बारे में पहला यूनिट डिस्कस करने वाला है। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में या इस पर्टिकुलर यूनिट में क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन अबाउट द फोर्स, इंट्रोडक्शन अबाउट द फोर्स सिस्टम, उसके रिजल्टेंट, ये सब क्या क्या है। अब बच्चों ये जो भी चीजें यहां पर लिखी हुई है ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब हम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहली चीज बच्चों को यह बताते हैं कि जो भी आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यहां पर देख रहे हैं ना, उसका 80% आपने ऑलरेडी 11th में, 11वीं में या 12वीं में कर चुका है। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन क्या आपने नहीं पढ़ा है? वेलोसिटी क्या होती है? क्या आपने नहीं पढ़ा है? एक्सीलरेशन क्या होता है? क्या आपने नहीं पढ़ा है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यही सब जो है वो टाइप ऑफ मोशन में आने वाला है। यहां पर और एक चीज दी हुई है कि फंडामेंटल कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल फोर्स सिस्टम। तो क्या आपने अपने फिजिक्स में केसीएल नहीं पढ़ा है? केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। बस उसी तरीके से आप उस डायग्राम को ध्यान रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि सारे लाइन एक पॉइंट पे आके मिल रहे थे। वो कौन सा टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम, उसका नाम यहां पर दिया गया है, उस फोर्स सिस्टम को बोला जाता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसी तरीके से एक प्लेन के ऊपर कंसीडर करेंगे कि जैसे हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड में जो है वो हम जैसे ही हम स्ट्राइकर से किसी कॉइन को मारते हैं तो एक कॉइन दूसरे को मारता है, दूसरा कॉइन तीसरे को मारता है, चौथा कॉइन तीसरे को मारता है, लाइक दैट। अब ये क्या हो रहा है? एक प्लेन में अलग अलग टाइप के फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं। सिंगल प्लेन में जब लगेंगे उस प्लेन को बोलेंगे या उस टाइप के फोर्स को हम बोलेंगे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सिंपल है बच्चों। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे रिजोल्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस। ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है बच्चों, ये भी पढ़ा हुआ है। एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, रिजल्टेंट क्या था? तो R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हो सकता है आपको याद ना हो। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है? बस वही है रिजल्टेंट। हम क्या बोलते थे पाइथागोरस थ्योरम में? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ये वैसा ही कुछ रिजोल्यूशन में मिलेगा आपको, वैसा ही कुछ कॉम्पोजिशन में मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों? ओके। इसी के साथ एक और चीजें हम आगे देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है वैरिग्नन्स थ्योरम। वैरिग्नन्स थ्योरम एक ऐसी चीज है जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, हम उसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे जैसे ही हम सिलेबस शुरू करेंगे। यहां पर एक और चीज है कि इंट्रोडक्शन अबाउट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है? तो सेंट्रॉइड बेसिकली एक छोटी सी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले लीजिए और उसका सेंटर लोकेट कर लीजिए। तो क्या आपको पता नहीं है कि आपके पास अगर रेक्टेंगुलर बोर्ड है तो उसका सेंटर कहां आएगा? बराबर है, सेंटर में आएगा। दो डायगोनल जहां पे कट करेंगे वो सेंटर होता है। क्या आपको पता नहीं है कि अगर सर्कल का सेंटर किया जाए तो कैसे सेंटर मार्क करेंगे?
एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, जहां पे कट होगा वो सेंटर हो जाएगा। वही है सेंट्रॉइड, और कुछ भी नहीं है। ट्राइंगल में देख लेते हैं। तो ट्राइंगल अगर हम बनाते हैं, सपोज ट्राइंगल हम बनाते हैं, ट्राइंगल में अगर हम एंगल बाइसेक्टर मार दें, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो हर कोने से एक एक लाइन मार दे, जहां पर वो मीट करेगा, कौन बन गया, सेंट्रॉइड बन गया। यही है सेंट्रॉइड, और कोई बड़ी चीज नहीं है। देखेंगे हम इसके अंदर आगे दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों कुछ तो याद आ रहा होगा कि ये कहां पढ़ा है, कहां पढ़ा है आपने, रोटेशनल डायनेमिक्स में। रोटेशनल डायनेमिक्स में थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि एमआई पढ़ा है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर है। कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ रहे हो आप, बहुत 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 इजी है। अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो मैं इजी करके आपको दूंगा। देखते हैं आगे। आगे दिया हुआ है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अरे बाप रे, ये सब चीजें तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है रोटेशनल डायनेमिक्स में, है कि नहीं। यही सब हम अप्लाई करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इसी के साथ चलते हैं दूसरे मॉड्यूल पे। बट बिफोर दैट, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को या इस पर्टिकुलर यूनिट को कितना टाइम लगने वाला है, सिर्फ 6 घंटे बच्चों। सिर्फ 6 घंटे के अंदर इसको पूरा खत्म करेंगे हम, थियरी एज वेल एज न्यूमेरिकल। इसमें न्यूमेरिकल हम वो भी लेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, देखेंगे कैसे करते हैं इसको। चलते हैं आगे। ये है हमारा मॉड्यूल 2 या यूनिट 2। अब यूनिट 2 जो है वो डिस्कस कर रहा है इक्विलिब्रियम के बारे में। अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर इक्विलिब्रियम के बारे में, क्या है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो हमने पहली बार पढ़ा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इक्विलिब्रियम बस बैलेंसिंग के लिए हम कंसीडर करते हैं। अगर सपोज करो कि अगर हम एक पर्टिकुलर सीसॉ खेल रहे हैं, सीसॉ आपको पता होगा, एक जगह पे कोई बैठता है और ये जगह पे कोई बैठता है, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है। एक बैलेंसिंग करने के लिए हम जब इधर ये लेवल पे पहुंच जाते हैं, इसको क्या बोला गया, इक्विलिब्रियम बोला गया। यही कर रहे हैं हम। सो अब आगे देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम। बच्चों आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम भी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो आपने लिखा था FBD, आपके लोअर क्लास में 12वीं में पढ़ा है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम, किसी भी बहुत सारी बॉडी साथ में होंगी, हमको आइसोलेट करना है और उस बॉडी के ऊपर फोर्स दिखा देना है। उस बॉडी के ऊपर कोई अगर एंगल लग रहा है तो वो एंगल दिखा देना है, उसको आइसोलेट करना है बेसिकली। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस जहां पर लगेंगे और वो कंडीशन अगर इक्विलिब्रियम की होगी तो वो कंडीशन हम यहां पर पढ़ेंगे। 3 फोर्स प्रिंसिपल, जैसे मैंने 2 फोर्स के बारे में बोला, वैसे 3 फोर्सेस अगर जहां पर लगेंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, वो हम पढ़ेंगे यहां पर। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट, अब देखो यहां पर आ गया वापस से कॉन्करेंट, पैरेलल, जनरल फोर्स सिस्टम। ये सारे डिफरेंट टाइप के जो फोर्स सिस्टम है वो कब पर्टिकुलर बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब हम यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। यहां पर एक और चीज हम देख रहे हैं कि ब्रिज जो है वो कैसे बैलेंस रहता है। ये कहां लिखा है, ये यहां लिखा है। अगर आप देख पाएंगे तो टाइप्स ऑफ बीम्स एंड सपोर्ट सिस्टम। तो घर का जो बीम है, घर में जो बीम लगा होता है वो कैसे बैलेंस रहता है, घर में जो सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है वो कैसे बैलेंस रहता है, किसी ब्रिज में सपोर्ट सिस्टम लगा है वो कैसे बैलेंस रहता है। ये सारी चीजें जो है वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। ये जो यूनिट है वो कौन सी यूनिट है, यूनिट 2। एट द सेम टाइम इक्विलिब्रियम। कितने मार्क्स का है बच्चों, 6 मार्क्स का है क्या, नहीं 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 नहीं, ये 6 घंटे का चैप्टर है, यूनिट है। कितने मार्क्स का आएगा ये हम लास्ट में देखेंगे। तीसरा यूनिट जब हम पहुंचते हैं तो तीसरे यूनिट में हमने देखा है कि फ्रिक्शन एंड ट्रस। यहां पर देख पा रहे हो, आपको दिख रहा है क्या बच्चों, हाँ दिख रहा है, फ्रिक्शन एंड ट्रस। सो फ्रिक्शन एंड ट्रस में क्या बेसिकली बताया जा रहा है। फ्रिक्शन आपने ऑलरेडी फिर से पढ़ा हुआ है 11th में। क्या पढ़ा है, घर्षण बोलते हैं जिसको हिंदी में। जिसको नहीं पता है उसको इंग्लिश में पता होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो दो बॉडी जब एक दूसरे को रब करते हैं तो उसके अंदर जो जलन पैदा होती है, जो फोर्स पैदा होता है वो होता है फ्रिक्शन। जैसे हम साइकिल चलाते 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 हमारा ब्रेक जो है वो घिस जाता है, इसको क्या बोला गया, ये क्या था, फ्रिक्शन था। सिमिलरली एक दूसरा टॉपिक है यहां पर ट्रस।
ट्रसेस बोलते हैं। ये एक नया टॉपिक है आपके लिए, लेकिन उसका कंसेप्ट जो है वो उसके अंदर जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आपने पढ़ी है। ट्रस होता क्या है? ट्रस जो है वो बच्चों, आप लोगों ने आईफिल टावर का नाम सुना है? क्या आपने कोई स्ट्रक्चर देखा है जहां पर मोबाइल टावर देखा है? तो वो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हम गांव जाते हैं तो हमको मिलते हैं बहुत सारे टावर्स देखने को मिलते हैं, मोबाइल टावर्स या फिर इलेक्ट्रिक पावर टावर्स जो देखने को मिलते हैं, वो सारे ट्रस ही हैं। तो उसके ऊपर बैलेंसिंग कैसे की जाती है या उसके ऊपर फोर्सेस कैसे लगते हैं, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ने वाले हैं। कौन सी यूनिट है बच्चों? ये 3rd यूनिट है और ट्रसेस का टॉपिक है। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो ट्रसेस के ऊपर फोर्सेस कैसे लगते हैं, वो ट्रसेस के ऊपर फोर्सेस बैलेंस कैसे होते हैं, और वो ट्रसेस के ऊपर कौन से फोर्सेस लगते हैं। कौन से का मतलब, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एक होता है टेंसाइल और एक होता है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव क्या? एक ऑब्जेक्ट लिया, दबा दिया जोर से, कंप्रेस कर दिया। एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको खींच दिया जोर से, टेंशन क्रिएट किया, टेंसाइल कर दिया। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। किसमें? ट्रसेस में। ठीक है। और जो फ्रिक्शन में जो भी चीजें हम पढ़ने वाले, जैसे एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, लैडर फ्रिक्शन पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी आपने लोअर क्लास में पढ़ी हुई है बच्चों। और ये पढ़ने में आपको इतना मजा आने वाला है कि आप बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट सो इजी। चलिए हम आगे चलते हैं, लेकिन उसके पहले इसको हमको खत्म करना है कितने टाइम में? 6 आवर्स में खत्म करना है बच्चों। ये मैं नहीं बता रहा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे बता रही है। सो कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, यूनिट 4। यूनिट 4 क्या डिस्कस करता है? यूनिट 4 जो है वो डिस्कस करता है अबाउट डायनेमिक्स। अब ये डायनेमिक्स क्या है? तो बच्चों पूरा मैकेनिक्स, पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कौन से 2 पार्ट में? यहां तो 5 पार्ट बता रहे थे, नहीं नहीं 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कौन सा 2 पार्ट? पहला है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स क्या था? तो स्टैटिक्स वो पार्ट है जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर अपने जगह पे रुका हुआ है, अपनी जगह पे स्टैटिक है, तो उसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस का डिस्कशन हम स्टैटिक में करने वाले हैं। लेकिन बॉडी अगर मूव कर रही है, जैसे कार मूव कर रही है, कार एक कोई पर्सन चला रहा है और वो मूव कर रही है और उसके ऊपर जो भी एक्शन एक्टिविटी हो रही है, जो भी इक्वेशनल पैरामीटर्स लग रहे हैं, वो सारी चीजें हम किस में देखेंगे? डायनामिक्स में देखेंगे। सो मॉड्यूल 3 तक या यूनिट 3 तक जो भी हमने देखा वो सब था स्टैटिक। क्या था बच्चों? स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिक। समझ में आया? स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ, एट रेस्ट। सो डायनामिक्स में हम यहां पर शुरू करेंगे, जिसका नाम है, पहला डायनामिक्स का पार्ट है काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल। क्या है काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल? काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल या काइनेमैटिक्स, अगेन ये भी आपने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ मोशन में बच्चों, 11th स्टैंडर्ड में। क्या है काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स वो पार्ट है जहां पर हम मोशन की डिस्कशन करते हैं, लेकिन मोशन क्यों हो रहा है ये पता नहीं होता। तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, कर्विलिनियर मोशन, ये सारी चीजें। रेक्टिलिनियर मोशन भी आपने पढ़ा हुआ है पहले, कर्विलिनियर भी पढ़ा हुआ है। एक मोशन जो स्ट्रेट लाइन में चले वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है बच्चों। कर्विलिनियर क्या? जो मोशन कर्व में होता है उसको कर्विलिनियर बोल देते हैं। यहां पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें क्या है? तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा हुआ है। जब भी हम यूसीएम की बात करते थे, आपने सुना है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें आपने स्पीड को कांस्टेंट रखा था, है कि नहीं बच्चों? उसी तरीके से जब हम एक्सीलरेशन को कांस्टेंट रखेंगे तब हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करेंगे, जब हम वेरिएबल रखेंगे तो हम वेरिएबल एक्सीलरेशन की बात करेंगे। आप काइनेमैटिकल इक्वेशन के बारे में आपको पता है क्या? क्या होता है काइनेमैटिकल इक्वेशन? आपको पता है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। चलो मैं रिवाइज करा देता हूं। काइनेमैटिकल इक्वेशन क्या है? तो सबसे पहली चीज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बताओ पता था कि नहीं पता था? दूसरा क्या है? V इज इक्वल टू u प्लस AT, अरे ये भी पता था। और तीसरा पार्ट V स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2AS।
तो ये तीनों इक्वेशन को ही काइनेमेटिकल इक्वेशन बोला जाता है। और ये काइनेमेटिकल इक्वेशन की बहुत अच्छी बात जो बच्चों को थोड़ा इग्नोर करते हैं बच्चे, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन तभी लगाया जाता है जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे जब हम इस पर्टिकुलर यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस यूनिट को देंगे हम 6 आवर्स। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे, जो कि लास्ट मॉड्यूल है आपका, लास्ट यूनिट है काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल। यहां पर हम देखने वाले हैं कि आपका जो मोशन हो रहा है वो मोशन क्यों हो रहा है। जैसे मैंने अभी काइनेमैटिक्स में बोला कि मोशन क्यों हो रहा है ये हम कंसीडर नहीं करते, मोशन हो रहा है। लेकिन काइनेटिक्स में हम मोशन क्यों हो रहा है ये देखने वाले हैं। तो क्या क्या है काइनेटिक्स में? काइनेटिक्स में न्यूटन का सेकंड लॉ है। वाह, ये तो सभी को पता है, न्यूटन का पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ। पता है क्या बच्चों? सही सही बोलना, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। हाँ, न्यूटन का तीसरा लॉ सबको पता है, बराबर। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हो सकता है हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखें विद रिस्पेक्ट टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑल्सो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑल्सो, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ न्यूटन का सेकेंड लॉ है। सो न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम बहुत ही डीपली देखेंगे। यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है, वही काइनेमेटिकल इक्वेशन की डिस्कशन हो रही है। फिर यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बच्चों ये भी आपने पढ़ा हुआ है, याद है कि आपको F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये वही है, यही है वो। उसके बाद आपने देखना है कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ रेक्टिलिनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन में जब कार चल रही है तो उसमें न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे लगेगा, कार जब कर्व में चल रही है तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कैसे लगेगा, ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आप देख पा रहे हो, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। बच्चों ये भी आपने पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। मैं इसीलिए बता रहा हूं बार बार कि 80% आपका कंटेंट जो है वो ऑलरेडी 11th या 12th में से ही आ रहा है। सो कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, ओनली एप्लीकेशन बेस्ड आप पढ़ रहे हो। तो अब जो आप पढ़ोगे वो सारी चीजें न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन बेस्ड होने वाली है। इसलिए हमको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे हमने क्या देखना है, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। ये इंपल्स और इंपैक्ट ये भी आपने पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा हुआ है सर? इंपल्स और इंपैक्ट में। इंपैक्ट आपने पढ़ा हुआ है अगेन लॉज ऑफ मोशन में, वहां पर आपने लिखा था कि डायरेक्ट इंपैक्ट, हेड ऑन कोलिजन, याद आ रहा है कुछ? हेड ऑन कोलिजन करके याद आ रहा है, दो ऑब्जेक्ट ऐसे आके लड़ जाते हैं, ये आपका इंपैक्ट में आने वाला है। सिमिलरली इंपल्स भी आपने पढ़ा हुआ है, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम, ये इंपल्स होता है। किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए 2-3 घंटे नहीं होते, एक्सीडेंट होने के लिए हार्डली 1 सेकेंड या 2 सेकेंड लगता है। तो वो पर्टिकुलर जो कंडीशन है, वो पर्टिकुलर जो सिनेरियो है, वो कौन है? वो ही इंपल्स है। और मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ये सारी चीजें जो भी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आप यहां देख पा रहे हो उसको हम इतना डीप पढ़ेंगे कि आप अपने एग्जाम में उसको फ्रूटफुली लिख पाएं और आप उसको कंप्लीटली समझ पाएं, उसके बाद लिख पाएं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं यहां पर वीडियो स्टॉप करता हूं, लेकिन उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आपको इजीली प्रोवाइड कर रहा है सारा कंटेंट जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल था। बच्चों, दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इतना आगे बढ़ाइए कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको फ्री कंटेंट दे पाए। थैंक यू।